खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। लेकिन कुछ खबरें, मुल्तान के साथ मज़ीद कितने शहर ख़तरे में हैं, क्या क्या हुआ है, ख़ास तौर पर एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी हमें मियां शाहिद साहब देंगे। इससे पहले हम इस पर बात कर चुके हैं किस तरीके से खिलवाड़ हुआ, जो फंड्स थे हम आबादियों की बचाव के लिए। अब हुक्मरान एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, हालांकि बारी बारी सब ने हुकूमत की है और इसमें लगता है कि सब ने इसमें हाथ रंगे हैं अपने इसमें। तो इस पर बात करेंगे, मियां साहब के पास एक्सक्लूसिव स्टोरी होगी। इसके साथ साथ सैलाब की वजह से ग़िज़ाई किल्लत की बात हो रही है। मैं अभी भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपनी इंपोर्ट्स का वॉल्यूम देख रहा था नेट पे, तो 8.14 बिलियन डॉलर का बनता है। इससे पहले हम देखते रहे हैं किस तरह कि ये कभी गंदम उधर जा रही है, गंदम इधर जा रही है, चीनी उधर जा रही है। इनका तो काम ही कोई नहीं है माल बनाने के अलावा, और ये मुल्क जो है इसको किस किनारे पर ले हैं इस पर हम बात करेंगे। मगर ग़िज़ाई किल्लत से क्या, रोटी की कीमत कहाँ चली जाएगी, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। मगर मियां साहब से पूछेंगे कि क्या सिलसिला है, ये किल्लत कितनी महंगाई बढ़ाएगी। उधर सदर ट्रंप के मशीर कह रहे हैं कि भारत को हमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और वापस आना पड़ेगा। बहुत बड़ा एक मंडी है अमेरिका ट्रंप साहब के लिए, मगर मोदी के लिए। मगर ये क्या सिलसिला होगा। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक खबर आती है, आमतौर पर वी आर वेरी केयरफुल टू एयर सच टाइप ऑफ न्यूज़, लेकिन जब मैंने देखा कि NDTV चला रहा है, इसको टाइम्स ऑफ इंडिया चला रहा है, तो हमने कहा कि आज हम किसी माहिर डॉक्टर उबैद अली साहब को बुलाएंगे। वो माहिर हैं जनाब फार्मास्यूटिकल के, बहुत बड़ा नाम आलमी तौर सतह पर भी और पाकिस्तान में भी। रूस दावा कर रहा है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बना ली है, बट इट्स अ टॉल क्लेम। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, जब हमारे माहिर हमसे बात करेंगे तो शायद हम और आप किसी नतीजे पर पहुंच सकें। मियां साहब, पहले आते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ, मुल्तान के साथ मजीद। और आज मैं देख रहा था एक स्टोरी आपने स्लॉट की हुई थी, ये जितने वो डाइक्स थी, ये रीव्स थी, ये जितने हमने वो पुश्ते बना रखे थे, माल कौन खा गया मियां साहब, और जिसकी कीमत आज इस मुल्क में कौन कौन, ये किस किस ने माल खाया और क्या क्या डूबा है इसके नतीजे में, और क्या क्या डूबने का खतरा है मियां साहब। काजी साहब देखें, पहले सैलाब की सूरत हाल से आगाह करता हूँ और उसके बाद ये स्टोरी पे आता हूँ। और ये स्टोरी बड़ी होशरुबा स्टोरी है। सैलाब जो इस वक्त है वो बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और दरिया चनाब, सतलुज और रावी सिंध, बहुत से रेले जो हैं वो आपस में इन चारों दरियाओं के मिल चुके हैं। अभी पंजनद के मुकाम पर जो है वो 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला है। त्रीमू से 5 लाख क्यूसेक के रेला जो है वो गुजर रहा है। उसके दरमियान में मुल्तान शहर है और उसके अलावा उसके शहर की जो एक तहसील है वो उसका नाम है जलालपुर शहर, वो जो है वो बहुत ख़तरे में है। और इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 से 48 घंटे जो हैं ये बड़े तशवीशनाक हैं, क्योंकि इसमें 5 लाख का रेला जो है वो अभी वहाँ से गुजर रहा है, 5 लाख का रेला मज़ीद आ रहा है। और इसमें जो दरियाए चनाब का रेला है वो 1 लाख क्यूसेक का मज़ीद जो है वो उसमें शामिल होगा। तौसा बिराज पर दरिया सिंध का 2 लाख का रेला शामिल होगा। और इसके अलावा दरिया पंजनद पर जो है वो रावी का रेला जो है वो उसमें शामिल होगा 1,12,000 क्यूसेक का। और ये रेले जब मुकम्मल हो जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो 8 से 9 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो सिंध में दाखिल होगा। अभी जो है इस वक्त मुल्तान शहर जो है वो खदशे में है, खतरे में है। और उसमें जो है उनका जलालपुर शहर जो है वो खतरे में है। वहाँ पर बंद को मजबूत किया जा रहा है ताकि शहर को बचाया जा सके। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि शहर के अंदर पानी बाकायदा तौर पर दाखिल हुआ और फिर जो है वो उस बंद को दूसरी जानिब तोड़ा गया और दूसरे गाँव जो है वो उनको डुबो दिया गया और शहर को फ़िलहाल बचाया गया है। लेकिन वहाँ पर पानी जो है वो ठहराव कर चुका है, उसकी सतह जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि जैसे ही दरिया रावी का पानी वहाँ पर जो है उसके साथ मिलता है और दूसरी जानिब जो है वो सतलुज का पानी मिलता है, तो उसकी सतह जो है वो रेज़ हो रही है। दरिया सिंध का पानी उधर से उसको धकेल रहा है पंजनद के मुकाम पर, तो वो पानी बिल्कुल जो है वहाँ पर तालाब बन चुका है। तो उससे जो है बड़ा खतरा जो है पैदा हो चुका है। इसके अलावा काजी साहब, जो शहर हैं, एक ये तो दरियाई सैलाब है, जो अर्बन फ्लड है उसका बहुत बड़ा खदशा पैदा हो गया, क्योंकि सियालकोट में भी बारिश हो रही है, गुजरात और मुल्तान और फैसलाबाद में, इनमें मुसलसल जो है वो बारिश हो रही है। सिंध के जो शहर है दादू, उसमें भी मुसलसल बारिश हो रही है। मेरी आज सारा दिन बात होती रही। मुल्तान शहर में कल रात से बारिश शुरू हुई और वक्फे से आधे घंटे का वक्फा होता है, फिर तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो जाती है। फैसलाबाद में भी बारिश जो है बहुत तेज़ है और इसमें खदशा ये है कि पानी इन शहरों में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुजरात में अभी तक पानी नहीं निकला और जो घर हैं, घरों में पानी जो है वो दाखिल होने का खदशा है। इसलिए शहरी एहतियात करें और शहरी जो हैं जिनकी 2 मंजिलें हैं वो ऊपर वाली मंजिल में बिल्कुल शिफ्ट हो जाएं,
क्योंकि ये शहरी सैलाब का जो है वो खदशा बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बार बार वार्निंग जारी की जा रही है कि बारिशें बहुत तेज़ और शदीद होंगी, और ये बताया जा रहा है कि बहरुल काहिल में जो सिस्टम बना है कायद साहब वो नहीं जा रहा, जिससे 25 सितंबर तक ये सूरत हाल रह सकती है, और 25 सितंबर तक जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो बन सकती है। और इसमें भारत जो है वो अभी दहशतगर्दी के वार जो है वो कर रहा है। 26 अगस्त से लेकर अब तक 14 दिन हो गए हैं, रोजाना की बुनियाद पर अपने जो दरिया सतलुज है खास तौर पर उसमें रेले जो है वो छोड़ रहा है। 3 लाख क्यूसेक मियां साहब ये बताएं, जो है उन्होंने वार्निंग जारी की कि हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर आएगा, और ये अभी दहशतगर्दी जारी है। वहां से सैलाब जो है वो सारे का सारा आगे जाएगा, और सिंध में सुपर फ्लड का खदशा है कायद साहब। अच्छा मियां साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि आपने जिससे हम एक टोटल इग्नोर भी करते रहे हैं, एक जिसे आप कहते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी जिसका ये नतीजा निकला है। क्या थे वो फंड्स, कितने फंड्स एलोकेट होते रहे, कोई अंडरस्टैंडिंग थी? 2010 से हमें वार्न कर दिया गया था 2010 के सैलाब के बाद कि हम बहुत ज़्यादा ख़तरे में हैं, तो 2010 से लेके 2025 में हैं। अब इन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सेल्फियां बना रहे हैं, टिक टॉक कर रहे हैं, यानी आलम देखें। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि यहाँ सरकारी जो ऑफिशियल हैं इनके टिकटॉक पर तो पाबंदी लगाए, वो अपना कम करो, टिकटॉक बना दिया, लोग गोडा गोडा और घर में नाक नाक तक डूब रहे हैं, और ये यहाँ पे सेलिब्रिटी बन रहे हैं। अब आप जाके कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई हीरो बन जाए, बजाय CSS का इम्तिहान दे के तो सेल्फियाँ बनाई जा रहे हो। अच्छा आप ये बताएं मुझे मियाँ साहब कि व्हाट हैपेंड टू ऑल दोज स्टैगरिंग फंड्स जो हमारे टैक्स से दिए गए आबादियों को बचाने के लिए, उनका हशर क्या हुआ? क्या रिपोर्ट है आपके पास? कायद साहब देखें, दरिया रावी जो है वो जसर के मुकाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है, दरिया चिनाब मराला से होता है, और दरिया सतलुज जो है वो गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है। वहाँ तक तो हम ये समझ सकते हैं कि कुदरती आफत थी और रेले आए और भारत ने भी आपी दहशतगर्दी की, लेकिन जो उसके आगे जो है तबाही मची उसको मैं कुदरती आफत नहीं कहता, उसको जो है मैन मेड आफत जो है वो कहा जा सकता है कि खुद इंसान की बनाई हुई आफत जो है वो मुसल्लत की गई है। क्योंकि 2010 में आपको याद होगा कायद साहब के उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस वहां पर हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, वहां पर एक तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि जो बंद पुश्ते हैं उस पर कितनी करप्शन की गई, और उसके हवाले से ये बताया गया था कि फलां इसके जिम्मेदार हैं, उनको सजा दी जाए। उसमें सजा ये दी गई कि जो कालाबाग हेडवर्क्स का वहां पर चीफ इंजीनियर था उसको वहां से हटाकर इरसा का चेयरमैन बना दिया गया, और वहां पर कमेटियां बना दी गई, कमेटियों ने कुछ नहीं किया, और आज तक फिर वो करप्शन का बाजार जो है वो शुरू हुआ, और हर साल अरबों रुपए, मैं उसका फिगर जो आपके सामने रखता हूं, ये होशरुबा फिगर है कि 392 अरब रुपए 2010 से 2024 में जो है बंद पुश्ते मजबूत करने के लिए, डलवाने मजबूत करने के लिए, सीपेज जो ड्रेंज हैं उनको बेहतर करने के लिए वो लगाए गए। लेकिन ये जो 2025 का सैलाब आया उसी तरह रेत की दीवारें साबित हुई, जिस तरह 2010 में वो बंद पुश्ते टूटे थे, 2022 में टूटे थे, अब भी जो है वो उसी तरह टूटे। 68 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है कायद साहब, और इसमें 15,000 जानें जो है वो अब तक 2010 से अब तक जा चुकी हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें 7 लाख मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो है वो मुतासर हो चुका है। इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद अब जो इंटरनेशनल डोनर हैं वो ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर करप्शन होती है, इसलिए हम डोनेशन नहीं देंगे। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कायद साहब, जो ये बताया जाता है कि दरिया चिनाब में तारीखी सैलाब आया, ऐसा नहीं है। इससे पहले दरिया चिनाब में 14 लाख क्यूसेक का सैलाब आया था। जो बताया जाता है कि जो सतलुज पर है 3 लाख क्यूसेक का सैलाब आया, वहां पर 8 लाख क्यूसेक का सैलाब आया था पहले, रावी पर 5 लाख 6 लाख क्यूसेक का रेला आया था। उस वक्त तो हमारी अच्छा मियां साहब इतनी नहीं, ये तो हम जानते हैं, वो सैलाब आना और उसमें फैल जाना, अभी रास्ते अगर यहाँ पे 2010 से लेकर अब जो भी सैलाब आता है वो मैन मेड होता है कायद साहब। मियां साहब ये तो हम पहले भी कह चुके हैं ना कि ये जो बेड है, ये तो माँ धरती, हम इस बेड को ही कहते हैं, तो इसकी रजिस्ट्रियां कराने वाले तो दंदनाते फिरते हैं, कोई उन्हें पूछेगा नहीं। लेट्स कम टू दी इम्पेंडिंग फूड इनसिक्योरिटी। पहले ही हम फूड इनसिक्योर मुल्कों में हमारे कोई नंबर्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हम एक मुबैना तौर पर एलिजिडली एक ज़राई मुल्क है। तो ये जो गंदम की फसल है या जो चावल है, ये इसकी क्या प्रोजेक्शंस हैं, ये सैलाब के नतीजे में क्या हो रहा है और फूड की कीमतें कहाँ जाएंगी? मियां साहब
देखें काजी साहब, पंजाब को फूड बास्केट कहा जाता है और सिंध में भी जो है वो गंदम की बहुत बड़ी मिकदार जो है वो पैदा होती है और इसके अलावा वहाँ कपास और गन्ने की फसल और दीगर फसलें होती हैं। पंजाब के अंदर 13,26,000 एकड़ पर जो है वो खड़ी फसलें इस वक्त तक जो अंदाज़ा लगाया गया है, आगे अभी अंदाज़ा नहीं लगाया गया, इससे दुगना जो है वो फिगर आ सकता है, जो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। और इसमें चावल सबसे बड़ी फसल है। आप देखें नारोवाल से लेकर पिंडी बटियां तक और आगे चिन्योट तक जितनी पट्टी बनती है सारी की सारी चावल की फसल तबाह हो चुकी है। इसके अलावा मकई की फसल जो साहिवाल के इर्द गिर्द सारी तबाह हो चुकी है, चारे की फसल तबाह हो चुकी है, तिल की फसल तबाह हो चुकी है, गन्ना तबाह हो चुका है। ये सारे का सारा बहरान ही आना है काजी साहब। आटे का बहरान आ चुका है, 40 रुपए फी किलोग्राम आटा महंगा हो चुका है इस वक्त, और आटा जो है वो नापैद भी होता जा रहा है। चावल में मेरी रोटी की कीमत में इजाफा हुआ मियां साहब? चावल का जो रोटी की कीमत में कोई इजाफा हुआ? चावल एक्सपोर्ट किया है इसलिए हमारे पास जखीरा नहीं है मियां साहब। का भी जो है बहरान आने वाला है। इसमें काजी साहब इस वक्त जो सब्जियां हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। जी काजी साहब, मैं ये कह रहा था कि रोटी की कीमत एक बुनियादी चीज है ना, एक रोटी है, गंदम ही है जिसमें इस मुल्क का एक मेहनत कश आम आदमी सर्वाइव करता है, तो उसकी कीमत में भी कोई इजाफा हुआ जो आप कह रहे हैं 40 रुपए इजाफा हुआ आटे की कीमत में? काजी साहब बिल्कुल इजाफा हुआ है, क्योंकि हुकूमत कहती है कि 14 रुपए से ज्यादा जायद की रोटी जो है पंजाब में नहीं बिकने दी जाएगी और आटा जो है वो पहली कीमत पे बिकने दिया जाएगा। आप रावलपिंडी में आके विजिट कर लें, वहां पर रोटी भी महंगी हो चुकी है, वहां पर आटा भी महंगा हो चुका है। आटे का 15 किलो का थैला जो है वो 1800 रुपए का है, 20 किलो का थैला जो है वो 22 रुपए का, जो 2200 रुपए का मिल रहा है, और वो भी कई आटा जो है ब्लैक में मिल रहा है। चीनी जो कि हुकूमत कहती थी कि 173 रुपए की जो है चीनी फरोख्त होगी, 220 रुपए की चीनी जो है फरोख्त हो रही है। 20 रुपए खुर्दनी तेल पर जो है महंगे हो चुके हैं। इसके अलावा सब्जियां जो हैं वो टमाटर जो हैं वो चंद दिन पहले 1-2 हफ्ता पहले जो है 250 रुपए के 5 किलो थे, अब 250 रुपए का 1 किलो है, बल्कि 300-350 रुपए किलो भी जो है फरोख्त हो रहे हैं। सब्जियां जो है नापायद हो रही हैं। आगे ये भी बताया जा रहा है कि जो चावल है या गंदम है या उसके बाद जो गन्ना है यानी चीनी है, उसका बाकायदा तौर पर मैं ये नहीं कह सकता कि कहत पड़ेगा, अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल हो, लेकिन ये नापैद होने जा रही हैं और बहुत महंगी होने जा रही हैं। हुकूमत इस अच्छा ये जो है वो फिलहाल उनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि गंदम जो है वो दिसंबर में साहब ये दो तरह के प्रेशर आ सकते हैं। मैं आपसे थोड़ी इस पर रहनुमाई लेता हूं। मड इतना ज्यादा काजी साहब कि वो मड वहां से हटेगा तो गंदम जो है वो उसकी बुवाई होगी। मैं मियां साहब अब इसकी जो फॉल आउट्स हैं उस पर आता हूं। एक तो हम चावल एक्सपोर्ट भी करते रहे हैं, उस पर कितनी हमें हिट खुदा न खास्ता लगेगी। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं ज़राई एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए। मेरा जो रिसर्च टीम मुझे बता रही है कि वो जनाब इधर से सैलाब आ गया, इधर से बिल आ रहे हैं। अब बिल तो रोक ही नहीं सकते ना, IPPs के बिल नहीं, सारा मुल्क रुड़ जाए मगर इनके बिल हम देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ मियां साहब ये बात हुई। दूसरा ये बताएं कि एक मैं अभी जो फिगर देख रहा था नेट पे, जो फिगर मैंने रेडिली मिली है, इट मे बी सब्जेक्ट टू लिटिल बिट चेंज, लेकिन 8.14 बिलियन डॉलर की तो हम सालाना चीज़ें पहले ही इंपोर्ट करते हैं, और अगर गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो हमें पड़ गई, और ये हमें चावल भी इंपोर्ट करना पड़ गया, तो ये टमाटर ये तो फिर हमारा इंपोर्ट बिल कहाँ जाएगा? और जो सो कॉल्ड रिहेबिलिटेशन बच्चा लिया है हमने मुल्क को डिफॉल्ट, उसका क्या बनेगा? टन गंदम तो जो है वो काजी साहब खराब हो चुकी है। पहले ही जो हमने इंपोर्ट की थी निगरान दौर में 6 लाख टन गंदम जो है वो सुसरी खा चुकी है, वो आटा बन चुकी है। अब हम दोबारा अगर इंपोर्ट करेंगे तो वो तो गंदम जो है वो तो उसी तरह गंदम आएगी जो पहले आई थी। ये मैंने काजी साहब आपके सामने पंजाब का हाल रखा, सिंध का हाल जो आइंदा 9 सितंबर को होने वाला है वो बड़ा खतरनाक तस्वीर जो है पेश कर रहा है। कराची के अंदर जो बारिश शुरू हो चुकी है, वहां पर मेयर कराची ने बताया कि वहां से जो है पानी बाहर नहीं निकल पा रहा, समंदर की लहरें बड़ी ऊंची हैं और वो पानी जो है वो समंदर का बैक फ्लो मार रहा है और वहां पर समंदर पानी ले ही नहीं रहा। पानी इतना हो चुका है 2,50,000 क्यूसेक पानी दरिया सिंध का समंदर में ब्रेक है मियां साहब, वहां से भी एक ब्रेक है और मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो कुछ और खबरें भी हैं इस पे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये कि तस्वीर जो है 2 दिन पहले हमने नाज़रीन यहाँ पे डॉक्टर इकराम लक साहब और पूरे मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं जा रही, हमने 2 दिन पहले ये खबर छपी और बड़े बड़े जय्यद आलम जो हैं इश्त के उनका कि ये मैन मेड है, सैलाब से बड़ी आफत है, जिन्होंने इस मुबैना तौर पर इस पैसे को मिसमैनेज किया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिन लोगों को, तब मुझे याद हमने रिपोर्ट किया था, उनको पकड़ने की बजाय, उनसे पूछने की बजाय उन्हें नवाज दिया गया। सो दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ
कौन था 2010 में, ये ज़रा पता कर लें और देख लें ये किसकी हुकूमत। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे जो इंडिया की जो हालत बन रही है वो क्या है ट्रंप के हाथों, और उस वैक्सीन, मुबैना वैक्सीन की बात करेंगे, कितनी ये अथेंटिक है। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे हमने पहले अर्ज़ किया था कि हम मोदी साहब का जो आर्डील है इस पर तो बात करेंगे, लेकिन इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए दो स्टोरीज़ हम ब्रीफली इसको टच करेंगे और फिर बताएंगे कि ये मंजर जो बार बार हम इस प्लेटफार्म से एक प्रेडिक्शन तो नहीं कहनी चाहिए, एक तनाजुर दे रहे हैं, वो क्या है। इस वक्त दो ममालिक ऐसे हैं, एक नेपाल है जहाँ पे तमाम तालिब इल्म बाहर निकल आए हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। दूसरा इंडोनेशिया में एक बड़ी खौफनाक जो एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है जिसके पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, और वो उसमें उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आने दिया। और आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो हम यहाँ ही इसी प्लेटफार्म से रिपोर्ट करते रहे कि जब किसानों की तहरीक इंडिया में चली थी तो उन्होंने वार्न किया था कि कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ ना आए क्योंकि तुम सारे एक जैसे हो, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। तो अब मियाँ साहब अगर आप गौर फरमाएं तो 500 बिलियन का मतलब एक झटका लगने लगा है आईटी सेक्टर पर। ट्रंप आप जानते हैं एक मुंतकिम किस्म के आदमी हैं और वो ये कह चुके हैं कि अब इंडिया और रशिया चाइना के कैंप में जा चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि जो वर्किंग क्लासेस पर इस पूरे खित्ते में बोझ आ रहा है तो बड़ी बड़ी मूवमेंट्स उठ रही हैं। तो ऐसे में मैं आपको भी इनवाइट करूंगा इस पर ज़रा आप भी अपना तनाजुर दें कि, और साथ साथ ये भी बड़ा अहम है कि मोदी साहब के खिलाफ बयानात उनकी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने देने शुरू कर दी हैं चाइना के हवाले से। तो लगता है कि वहाँ की रूलिंग एलीट भी डिवाइडेड है, ऊपर से एक माशी बहरान आ रहा है और साथ हमें नई नई तहरीकें बनती इन मुल्कों में नजर आ रही हैं। मियां साहब, नेपाल के हवाले से जो आपने बात की इस पर बात करता हूं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी स्टोरी है एक कि वहां पर मुजाहरे क्यों हो रहे हैं और वहां पर सूरत हाल क्या है, ये भी नाजरीन के सामने रखना चाहिए। लेकिन जो ट्रंप की और भारत की बात है, भारत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त खतरे में है और मोदी जो है वो बिल्कुल घेरे जा चुके हैं क्योंकि इस वक्त ट्रंप की जानिब से जो बयानात दिए जा रहे हैं उसमें उन्होंने कहा है कि 500 अरब रुपए की जो उनकी आईटी की इंडस्ट्री है उस पर जो है वो कदगन लगाने जा रहे हैं, पाबंदियां लगाने जा रहे हैं कि उनसे सर्विसेज भी नहीं ली जाएंगी और मसनूआत भी नहीं ली जाएंगी। और ये जो अगर उन पर ये कदगन लगती है तो एक बहुत बड़ा दचका जो है वो भारत को होगा। और भारत जो है वो चीन की जानिब गया है और रशिया की जानिब गया है। क्या इंडस्ट्री जो आईटी इंडस्ट्री जो है वो चाइना के साथ वो इसमें मुआहदा कर लेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है चाइना और रशिया, खासतौर पर चाइना आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो पूरी दुनिया को चैलेंज किए हुए है। वो भारत की आईटी इंडस्ट्री से क्या वहाँ पर जो है वो खिदमात उनसे लेगा और उनसे इंपोर्ट करेगा। इसलिए लगता यही है कि आप भारत जो है वो उसकी आईटी इंडस्ट्री टके टोकरी होने जा रही है और उनको बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, जो कि हमारे लिए मौका है, पाकिस्तान के लिए इस वक्त मौका है और हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आज ही 10 मुआहदे हुए हैं आईटी इंडस्ट्री के हवाले से, हवावे के हवाले से हुआ है, हवावे कनेक्टिविटी के हवाले से मुआहदा हुआ है। इसके अलावा एआई के मैदान में जो है वो बहुत बड़ा लॉन्चिंग का मुआहदा जो है वो पाकिस्तान के साथ हुआ है और अभी आज दस्तखत हुए हैं B2B जो एक्सपोर्ट ई कॉमर्स के मुआहदे जो है वो हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा एक मौका है जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए। और पाकिस्तानी हुकूमत ने जब वज़ीर आज़म ने वहाँ पर दौरा किया और उसके बाद जो है वो पै दर पै वहाँ पर भी मुआहदे हुए, यहाँ पर भी मुआहदे हो रहे हैं। और अभी चाइनीज़ कंपनियाँ पाकिस्तान आ चुकी हैं और चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी जो है वो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस, जिसमें 500 कंपनियां वहां पर शामिल होंगी और पाकिस्तान जो है वो इस आईटी इंडस्ट्री से फ़ायदा उठाएगा। अगर हम 500 अरब डॉलर से आधा 250 अरब डॉलर का भी फ़ायदा फौरी तौर पर उठा लें तो हमारी इंडस्ट्री जो है 500 अरब डॉलर तक जा सकती है और ये सारे का सारा जो है मंडी भारत की जो है वो हम अपनी तरफ जो है वो खींच सकते हैं और चाइना का जो भारत का गैप है वो पूरा कर सकते हैं। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला का सब ये है कि जो मोदी हैं वो आजकल बहुत जो है वो मुश्किल में है। मुझे लगता है कि मोदी शायद 17 सितंबर को इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या मोदी से जो है रिटायरमेंट ले ली जाएगी, क्योंकि बीजेपी ने और आरएसएस ने बाकायदा तौर पर उनको कह दिया है कि वो 75 साल के हो चुके हैं, 17 सितंबर को वो केक काट कर अपना जो है वो इस्तीफ़ा दे दें या रिटायरमेंट ले लें। आप देखें कि मोदी ने जो UNGA में जो कि जनरल असम्बली से खिताब करना था
वहां पर जो है उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया है। वहां वजीर खारजा जो है उनके जाएंगे, पाकिस्तानी वजीर आजम वहां पर खिताब करेंगे और उनका जो खिताब होगा वो 27 सितंबर को होगा भारतीय वजीर खारजा का। और उसके अलावा आप देखें कि उन्होंने तमाम तर जो सरकारी मसरूफियात हैं वो अपनी तर्क कर दी हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो तारके दुनिया हो गए हैं। अमित शाह को सारे उन्होंने अपने अमूरी हुकूमत जो है वो सौंप दिए हैं, उन्होंने अधूरे काम जो है वो करने शुरू कर दिए हैं। मोदी जो है वो सरेंडर पहले ही कर चुका था, अब वो जो है वो भाग रहा है और शायद वो हो सकता है कि इस्तीफा दे दे, या उसके अंदर कोई बड़ी साजिश जो पनप रही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश करने के मोड में है। क्योंकि भारतीय मीडिया का सब एक सेकंड, भारतीय मीडिया जो है वो इस हवाले से उन्होंने राह हमवार करनी शुरू कर दी है फॉल्स फ्लैग के हवाले से, और इस हवाले से हमें भी मोहतात रहना चाहिए। कैसा मियां साहब देखें, इसका अनसेरेमोनियल एग्जिट होगा। ये बेसिकली जो है वो वोट लोगों से मजहब और धर्म के नाम पे लेता रहा, काम उसने वही हमने बताया अंबानी और अदानी वगैरह की करता रहा। तो अब जाहिर है कि ये अब नबिश्त दीवार है। ही विल नॉट सर्वाइव एज यू नो, कोई बड़े लॉरेल्स लेके या बड़े वो तमगे लेके वो तारीख से एग्जिट नहीं होगा, बल्कि मेरे ख्याल में ही विल बी अ डिजेक्टेड और डिसअपॉइंटेड मैन एंड अ फेलियर के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन मियां साहब हम अब दूसरी तरफ आते हैं। अब हम जिस तरह बार बार ये तनाजुर यहाँ देखते रहे हैं, जिस तरह हमने बांग्लादेश में देखा, जिस तरह हमने जो है वो श्रीलंका में देखा, अब हम नेपाल में देख रहे हैं। नेपाल में भी आपको पता है बड़ी देर से एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट जारी है। और अब इंडिया तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक अरब 40 करोड़ का मुल्क है, और जहाँ पे एक बहुत बड़ी यानी ऑर्गेनाइज्ड हैं लोग जो हैं हर सतह पर। तो अगर ये 400-500 अरब की हिट इनको लगती है तो मैं समझता हूँ ये जिस तरह हमने इंडोनेशिया की खबरें, उन्होंने कुछ 17-18 डिमांड्स दे दी हैं इंडोनेशिया के लोगों ने, और साथ उन्होंने ये भी यानी 18+7 डिमांड गोया इन टोटो 25 दे दी उन्होंने। अब वो क्या कह रहे हैं, एक तो वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहे हैं कि जनाब हजूर आपका तशरीफ लाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, आपने माल शाल बना लिया, बच्चों के लिए पैसे अपना मुख्तलिफ दारुल खिलाफों में नोटों के आपने माउंट एवरेस्ट खड़े कर दी हैं, हमारी मूवमेंट में ना आए, बिल्कुल डोंट कम हियर। एंड ये पैटर्न हमें फॉलो होता नजर आता है। आज से 1.5-2 साल पहले जो तकरीबन 14 महीने तहरीक इंडिया में किसानों की चली थी, उन्होंने कहा हम आपको ऊपर जो पोडियम है उससे उठा के नीचे फेंक देंगे। तो ये जो मिसट्रस्ट पैदा हुआ है, जो ट्रेडिशनल रवायती पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल हम देखते हैं कि पूरे रीजन में वो डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं। और यही पैटर्न हमें नेपाल में नजर आ रहा है, यही पैटर्न हमें कहाँ नजर आया, बांग्लादेश में आप देखें बिल्कुल। और यहाँ पे भी एक लड़का है अफवान, मुश्किल सा नाम है उसका, यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर लीड कर रहा है अपनी सारी तहरीक को। अगर वहां देखें जो बांग्लादेश में हुआ था तो वहां कोई नोटेबल या कोई बड़ा लीडर या कोई बड़ा अजीम इंसान नहीं था। वो बाद में एक माजूर सा बंदा उन्होंने बिठा के, मोहम्मद यूनुस साहब, जो पहले वो कॉन्विक्ट है, बाय द वे ही वाज अ कॉन्विक्ट, आई डोंट नो वेदर रॉन्गली और राइटली बट ही वाज, तो वो उनको ऊपर बिठा दिया। तो मैं ये समझता हूं कि ये पूरे खित्ते के लिए मेरे ख्याल में एक सबक है। और मियां साहब मुझे लगता है कि जिस तरह हम बार बार इस प्लेटफॉर्म से कहते रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि इंडियन वर्किंग क्लास विल बी ऑन द मूव, और ये सारा जो एक मजहबी एक रुजत पसंदी है और जो वहाँ पे ये जबर था मजहब के नाम पे, उसको मुझे लगता है कि उनके अवाम ओवरथ्रो कर देंगे। मियां साहब देखें कायद साहब, मुझे तो नज़र आ रहा है कि इंडिया के अंदर 2 तरह की बगावतें नज़र आ रही हैं। एक तो इंडिया में फ़ौजी बगावत मुझे नज़र आ रही है मुस्तकबिल करीब में, और दूसरा मुझे वहाँ पर अवामी बगावत जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि आपने देखा कि मोदी जो है वो चीन गए और वहाँ पर जो है बाद में उनके आर्मी चीफ ने उनके खिलाफ चीन के और बयान दे दिया, और अच्छा खासा जो है वो चीन को जो है वो हिट पर रख लिया। तो इसलिए मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे उनकी फ़ौज भी खुश नहीं है और उनकी अवाम तो खुश है ही नहीं, और इसलिए मुझे वहाँ बगावत नज़र आ रही है। दूसरी बात जो हम कर रहे हैं इंडोनेशिया की, कायद साहब देखें वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर एक नौजवान को पुलिस ने हलाक किया और उस पर ये मुजाहरे जो हैं वो शुरू हुए, और अभी तक के इतलात के मुताबिक 20 अफराद जो हैं वो लापता हो चुके हैं, 6 अफराद हलाक हो चुके हैं, 1240 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके मुतालबात क्या हैं? मुतालबात उनके ये हैं कि माशी तरक्की जो है वो आम आदमी तक नहीं पहुँच रही और हज़ारों अफराद नौकरियों से निकाल दिए गए हैं। वो कहते हैं कि अमीर और गरीब का फ़र्क जो है वो बढ़ गया है, हुकूमत जो है वो नाहल है और इशराफिया जो है वो करप्शन में डूबी हुई है। इसके अलावा आप नेपाल की तरफ आएँ तो नेपाल में भी बड़ा जो है वो दिलचस्प किस्म का जो है वो काम शुरू हुआ। वहाँ पर जो सोशल मीडिया है
वहाँ पर उन्होंने पाबंदी लगाई, उन्होंने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जो है वो पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा कि ये कंपनियों को कहा कि वो अपने दफातर खोलें वरना बंद कर दें। उन्होंने बंद कर दिया और नौजवान बाहर निकल आए। नौजवान इतने वहां पर जो है वो गुस्से में हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला कर दिया और वहां पर जो है वो पुलिस ने उन पर मोहल्लक हथियारों से हमला किया, और जिसमें यह बताया जा रहा है कि वहां पर जो पुरतशद्दद मुजाहरे हुए 9 अफराद वहां पर हलाक हो गए हैं, और वहां पर बाकायदा तौर पर अब मुतालबात और वहां पर जो है वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये मुजाहरे जो है बढ़ रहे हैं, और इसी तरह जो है वो आपने ठीक फरमाया कि बांग्लादेश में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, भारत में जो है वो बगावतें उठी हुई हैं। मियां साहब देखें ना, जापान तो मतलब है एक इकोनॉमिक सुपर पावर में आता है। नाज़रीन, ये जो आप मनाजर देख रहे हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे गए हैं, और वहाँ भी बुनियादी तौर पर जो एक माशी हब्स है, एक माशी हब्स है, चाहे नो मैटर आपकी जीडीपी कितनी है, क्या है, बात यह है कि क्या ट्रिकल डाउन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अब ट्रिकल अप ही हो रहा है, ऊपर ही जा रहा है, जिसका नतीजा निकल रहा है। मेरे ख्याल में बहुत से असबाक हैं इस सारी खेल में। हमारे तमाम खत्ते के ममालिक के लिए एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये क्या सिलसिला है कैंसर की वैक्सीन का? इज़ इट अ होक्स? इट इज़ रियल, एंड इफ इट इज़ रियल इट इज़ अ बिग ब्रेक थ्रू। हमारे साथ एक इंतहाई माहिर होंगे इन अमूर के, उनसे पूछेंगे कितनी उम्मीद की बात है या कितना ये होक्स है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमने अपनी एक ख़बर का जिक्र किया था, और ये जब इतने बड़े मीडिया आउटलेट्स भी इसे उठा लें तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम करें। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वैद अली, किसी तारफ़ के मोहताज हैं, पाकिस्तान के चीफ ड्रग इंस्पेक्टर रह चुके हैं, और मुख्तलिफ हवालों से इनका बड़ा नाम है दुनिया में, अद्वियात और इनके अलूम के हवाले से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, ये जो एक ख़बर लगी है, हमने गार्डियन में देखा, हमने और बहुत सी मैंने मीडिया आउटलेट्स पे देखा, इसमें कितनी सदाकत है, और क्या कोई सक्सेस थोड़ी बहुत हुई है जिसे बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, या इट इज़ टोटली अ होक्स? डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इत्माद के तसलसल का। ये जो जिस खबर की आप बात कर रहे हैं, इसकी सदाकत जो है वो बिल्कुल नज़र आती है। तमाम जो साइंसी शवाहिद हैं, तमाम साइंसी तहक़ीक़ात हैं, और जो इसके ऊपर मुशाहिदात हैं, वो तमाम एवेन्यू जोड़ते हैं कि ऐसा मुमकिन है। अब मुमकिन किस हद तक है, उस पर कितना काम हो चुका है, चूँकि ये अभी ख़ुद तफ्तीश के इब्तदाई हिस्से में है। फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल इसका इन्होंने पब्लिश किया है इन ख़बरों ने, मगर किसी साइंसी जर्नल में अब तक ये आर्टिकल मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि अभी फ़ेज़ 2 के ट्रायल्स होने हैं, और उस वक्त तक कहने में हमारे पास बहुत कुछ मौजूद नहीं होगा। लेकिन ये मौजू जो है ये मुमकिन नज़र आता है। अच्छा, आप सब यू सी दी पॉसिबिलिटी, लेकिन अभी जो बड़े बड़े जरीदे हैं, लैंसेट है या इस तरह के और जो पर्चे हैं, या जो अमरीकी है जिसे कि ड्रग फूड एंड ड्रग अथॉरिटी कहते हैं, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आया है? उसको वो कोई उनकी नज़र इस तरफ आई है, कोई उन्होंने अटेंशन दी है? डॉक्टर साहब, मेरी महदूद मालूमात हैं, लेकिन मालूमात के मुताबिक अभी तक किसी भी क्लास 1 जर्नल में इसके रिजल्ट्स पब्लिश नहीं हुए। दूसरी बात है कि ये जो आजमाइश है या ट्रायल्स है, ये रशिया के अपने जो कैंप सेंटर्स हैं वहाँ पर हो रही है, और अभी तक रशिया से बाहर कहीं पर ये स्टडी सबमिट नहीं हुई ट्रायल्स के लिए। और जो हुआ है वो ख़ुद वो कह रहे हैं फ़ेज़ 1 है, यानी फ़ेज़ 1 में हम सेफ्टी देखते हैं, 48 लोगों पे किया गया है, और एक पेचीदा साइंसी मरहला है, और बहुत कामयाबी से इन्होंने बताया है कि वो अचीव हो रहा है। मैं इनकी जो तरीक़ा है सोचने का, ख्याल को, उसको बहरहाल दाद देनी चाहिए। बहुत ऐसा तरीके से इन्होंने एक मुश्किल मरहले को हल करने की कोशिश की है। मगर डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि कैंसर का इलाज की जो है वो वैक्सीन कामयाबी से रूस ने बना ली है, और रूस कहता है कि बाकायदा तौर पर 100% इसमें कामयाबी के जो है वो असरात पाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है डॉक्टर साहब, क्योंकि इसमें जो कहा जाता था, जो तासर था कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो इसका इलाज नहीं होने दे रही, इलाज दरियाफ्त नहीं होने दे रही, कैंसर ला इलाज है, तो फिर इसका इलाज तो फिर दरियाफ्त हो गया, और अब पूरी दुनिया में ये वैक्सीन जो है वो कैंसर का बाकायदा तौर पर इससे इलाज होगा, कीमोथेरापी से बचा जा सकेगा। और चीन ये दावा करता है कि उनके पास शुगर का भी इलाज है और उनके पास गंजापन का भी इलाज है। इसको किस हकीकत से देखते हैं सर? देखिए, बहुत से लोगों को पता नहीं चलता कि उन्हें कैंसर हो गया और उनका इलाज हो जाता है, बॉडी खुद ब खुद कर लेती है।
बहुत सारी बीमारियों का हमें अंदाज़ा नहीं हो पाता क्योंकि हम उसका ताक़ुब नहीं करते और हम सेहतमंद हो जाते हैं। तो ये जो जुमला एक इस्टेब्लिश कर देना कि कैंसर लाइलाज है, या ये इस्टेब्लिश कर देना कि जो इन्होंने इलाज निकाला है वो मुकम्मल इलाज है, ये दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर साइंस के अंदाजे और साइंस की जो रूह है उसके ख़िलाफ़ हैं। साइंस एक मुस्तकिल सीखने का अमल है। अब जो इन्होंने कहा है रशिया ने, अभी बहुत सारे सवालात के जवाबात अभी नामालूम हैं, क्योंकि जो इन्होंने रास्ता बताया है, पाथवे जो डिफ़ाइन किया है, वो करीब छूता हुआ नज़र आता है गुज़श्ता जो मुशाहिदात हैं, जो शवाहिद हैं और जो साइंसी एक्सपेरिमेंट हैं। मगर ये इतना आसान नहीं है, ये अच्छा खासा पेचीदा मामला है। एक इंसान के लिए स्पेशल उसकी दवा बनानी है, उसकी बॉडी से हमें सेल लेना है, वो वाला सेल जो कैंसर पैदा कर रहा है, उसका वो प्रोटीन निकालना है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर तय करना है, उसका कौन सा डीएनए है उसको आइडेंटिफाई करना है, उस डीएनए का मैसेंजर आरएनए बनाना है, उस मैसेंजर आरएनए को फिर बॉडी में भेजना है, बॉडी वो प्रोटीन बनाएगी, उस प्रोटीन की आड़ में बॉडी खुद जो है फिर एंटीबॉडीज़ बनाएगी और एंटीबॉडीज़ में उस वाले को भी मार देगी जो कैंसर पैदा कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि आपने इस पे एक पेपर देखा है, आपने कहा कि एक आध पेपर अभी तक इस पे आपने पढ़ा है, लेकिन अभी किसी स्टिल अवेटिंग द मोर साइंटिफिक एविडेंस। एक और बात अगले दिन खबर में आई और तमाम टीवी चैनल्स जो हैं, आप एक्सटेंशन साइंस के तो बारे में जानते ही हैं कि जो जिस पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, और इसमें भी चीन और वो दावा कर रहे हैं कि जनाब 150 ईयर तक ह्यूमन लाइफ एक्सटेंड हो सकती है। ये मुख्तलिफ चैनल्स ने इस खबर को उठाया भी, हमने कुछ ज़्यादा बात नहीं की इस पर कि जब तक कोई साइंसदान हमारे साथ ना हो हम इस तरह की बात कम ही करते हैं। तो ये भी इज़ दिस आल्सो अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज लाइफ एक्सटेंड तो हुई है। अगर हमने देखी, जब हमने पोलियो से लड़ाई कर ली, हमने नमूनिया से कर ली, हमने वो क्या कहते हैं मलेरिया से कर ली, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमन लाइफ कैन बी एक्सटेंडेड एंड इज देयर एनीथिंग सीरियसली नोन एज ये जो साइंस है, जिसे क्या कहते हैं जिंदगी बढ़ाने वाली साइंस? देखिए, अभी तक काजी साहब जो हमारी गुफ्तगू थी ना, वो ये थी कि घोड़े पे सफ़र करना, खच्चर पे सफ़र करना, गधे पे सफ़र करना, यानी कि वैक्सीन जो हमारी ट्रेडिशनल थी या टैबलेट्स थी। इस वक्त जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, या चाइना ने बात किया या रशिया ने बात किया या अमेरिका में बात हुआ, ये समझ लीजिए रॉकेट के ऊपर सफ़र करने की बात है। तो इस वक्त हम डीएनए के अंदर जा रहे हैं और वहाँ से वो जीन निकाल रहे हैं, उस जीन की फिर हम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक खासा दूर का मामला है, लेकिन बहरहाल इंसानी जो अक्ल है, इंसानी जो ख्यालात हैं, इंसानी जो मुशाहिदात हैं, वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं अभी, मगर बहुत कुछ बाकी है। चाय को लफ्ज़ बनाने में अभी सैकड़ों सवालात के जवाब बाकी हैं, बहुत सारे मौमात जो हैं उसको हल होना बाकी है। डॉक्टर साहब, दावा तो ये भी किया जाता है कि वैक्सीन से जो शुगर है उसका इलाज किया जा सकता है, मुकम्मल तौर पर गंजापान का इलाज किया जा सकता है। क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के इलाज जो है वो आ चुके हैं? और दूसरा ये मसला सबसे बड़ा सामने आ रहा है कि नौजवानों के अंदर जो है वो दिल के दौरे का जो है मर्ज बहुत बढ़ चुका है, और ऐसे नौजवान जो कोई ड्रग नहीं लेते, उनमें भी ऐसे मसाइल जो है पैदा हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है? आप पता है, वजह को सर्टेन कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मल्टीपल सवाल हैं आपके अंदर। अगर आप देखिए 1950 में अमेरिका में जो क्रॉनिक बीमारी थी वो सिर्फ 3% थी टोटल पॉपुलेशन में। आज उनका सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अटलांटा खुद कह रहा है 76.4% है। तो अगर हम देखेंगे तो पिछले 75 सालों में हमने बीमारियां बढ़ी हैं और इतनी स्पीड से बढ़ी हैं कि वो हर चौथा बच्चा जो है वो किसी न किसी क्रॉनिक बीमारी का शिकार नज़र आता है, और हर जो 10 में से 8 जो लोग हैं वो फ़ौज में जाने के लिए वो अहलियत नहीं रखते। तो ये मसाइल तो बढ़ रहे हैं, हमें एक एक करके समझना पड़ेगा इस मसले को और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है कंक्लूड करना कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं, मगर जिस तरफ साइंस बढ़ रही है वो बड़ा अहम है, वो बड़ी हैरत अंगेज़। अच्छा डॉक्टर साहब, एक WHO की और रिपोर्ट आई है जो छपी, न्यूज़ में छपी, जिसमें बताया गया कि तो गंजेपान का इलाज मुमकिन है सर? मैं एक मिनट मियां साहब, मैं ये पूछ रहा था कि 38% लोग पाकिस्तानी ज़हनी अमराज का शिकार हैं और 25% लोग जो हैं एक्यूट डिप्रेशन का शिकार हैं। हाउ मच क्रेडेंस यू लेंड टू दिस रिपोर्ट एंड इफ इट इज सो, तो ये क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं, उसकी पेशबंदी क्या हो सकती है डॉक्टर साहब? कायद साहब, रिपोर्ट चाहे WHO की हो चाहे FDA की हो, जब तक मुझे प्रोटोकॉल जिसके तहत ये स्टडी की गई है और स्टडी का जो डाटा है उसकी ओरिजिनलिटी, उसका तरीक़ाकार नहीं बताएंगे तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं और उसके मल्टीपल रीज़न जो हैं वो पब्लिक के सामने इस वक्त बार बार नज़र आ रहे हैं और बड़े मुस्तनद शवाहिद नज़र आ रहे हैं।
आपके यहाँ दवाओं का इस्तेमाल बढ़ चुका है, आपके यहाँ एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बढ़ चुका है, आपकी सोसाइटी में जो खाने पीने हैं उसमें मुख्तलिफ ऐसे सब्सटेंस आ चुके हैं जो पहले नहीं थे, आपके इन्वायरमेंट में वो केमिकल्स आ चुके हैं जो पहले नहीं थे, आपका जो प्लास्टिक है वो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, कलर हर जगह इस्तेमाल हो रहा है, फ्लेवर अच्छा डॉक्टर साहब, मैं माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, वो एक्सपेंसिवली जो है वो कुक की जा रही हैं। although the disease I am talking about now वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है, लेकिन लोग बड़ा पूछते हैं कि जी इंसान के जो बाल हैं, अब वैसे तो बाल वैसे ही वो ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं, बट इज़ देयर एनी ऑर्गेनिक सोल्यूशन टू इट, या आई थिंक वन शुड नॉट रिजॉर्ट टू दिस काइंड ऑफ कोई मेडिसिन ले इसको करने के लिए? देखिए, बाल का उगना जो है एक दवा का साइड इफ़ेक्ट था, उस दवा को हम कहते थे मिथाइल डोपा प्रॉब्ली। तो वो जो ड्रग बनाई गई थी उसका साइड इफ़ेक्ट, ब्लड प्रेशर की दवा थी, उसका साइड इफ़ेक्ट में बाल उगना शुरू हो गए। अच्छा, बहुत सारी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट में बाल गिर जाते हैं, तो हमें अभी तक जो मालूमात हैं वो दवाओं के जो बाल उगते हैं तो वहाँ वेसल्स जो है वो डायलेट हो रहे होते हैं, फिर हम देख रहे होते हैं कुछ जो है इंटरनल जो प्रोसेस है बायोकेमिस्ट्री का वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, लेकिन सर्टेन मालूमात इस मौजू के ऊपर बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं है कि इसको हम बीमारी समझते नहीं हैं बाल के गिरने को, क्योंकि बीमारी वो है जो आपको डिस्कम्फर्ट करे, इसलिए वो प्रायोरिटी नहीं है साइंस की। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नकल नाज़रीन में जाते जाते यही ज़रूर हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे एक एवलांश ऑफ प्रोपेगेंडा आता है, दवाइयाँ ले लो, वह ले लो, डोंट रिजॉर्ट टू दैट, और एक साइंटिफिक जो मालूमात है उस पर ही आप अपना है बेस करें अपने इलाज को और अपनी सेहत को। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।